प्राश्रुत योगी मतलब प्रमाण में योग देना या प्रमाण में योग बनाना। तो प्रमाण में योग किसके लिए बनाया जाता है? प्रमाण में लोग उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो ज्यादा मृदु शरीर के हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ अगर हो जाता है तो प्रमाण अगर गलत हो जाता है या गुण कोई गलत हो जाता है बस्ती का, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? अतिसार होगा। तो मृदु व्यक्ति के लिए प्रस्तुत योग कैसे बनाना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन्ड है, क्या क्या योग बनाने चाहिए। साथ में उनमें अगर अतिसाराधिक्य हो जाए, अतिसाराधिक्य मतलब अगर बस्ती का कोई व्यापद हो जाए, तो बस्ती अगर निकलते वक्त ज्यादा मल निकलना चालू हो जाए, तो उससे होने वाले जो व्यापद है उनका वर्णन है, उनकी चिकित्सा है और कुछ उपयुक्त बस्तियां उन्होंने बताई है। तो लेट अस मूव एंड स्टार्ट टुवर्ड्स द चैप्टर डायरेक्टली। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मृदु व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। मृदु शरीर वाले व्यक्ति को नॉर्मल कोर्स में जो भी बस्ती दी जाती है वो सहन नहीं हो पाती, तो इसीलिए उनके लिए मैं कुछ प्राकृत योगीय बस्तियां बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने वातग्न बस्ती बताई। अब ये जो है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल फॉर द एग्जाम्स। दिस द रीजन इज ये एग्जाम्स के लिए नहीं आने वाला, और अगर आएगा भी तो आप लिख सकते हैं वातग्न बस्तियां क्या है, दूध मधु तैल घी मिला के, और क्या है तैल सुधा मधु घी बिलवादी कुल्थी मिला के। तो दिस इज ऑल विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। शुक्र कर बस्ती सैंधव मधु तेल दूध घी हपुषा पयस्या द्राग, ये दो अलग अलग बस्ती हैं, दो अलग अलग बस्तियों के कंटेंट बताए मैंने। पयस्या दाक्षा विदारी इक्षु शालपर्णी। उसके बाद प्रमेह कुष्ठ और अभिषंद की बस्ती पटोल। अगर आपने देखा तो पिछले दोनों बस्तियों में मधु तेल घी दुग्ध ये सब है, ठीक है। उसके बाद प्रमेह वाले पे कटु तिक्त, कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य ज्यादा है, जैसे पटोल है, निम्ब है, भूनिम्ब है, रासना है, सप्तपर्ण है। तो ये अभिषंद कुष्ठ और प्रमेह के लिए बस्ती बताई गई। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ही द्रव्य चलने वाले हैं, उन्होंने एक इंडिकेटिव दे दिया कि आपको कटु तिक्त द्रव्यों की बस्ती देनी है। कृमिघ्न बस्ती, इसमें अगर आप देखो तो सभी द्रव्य जो हैं वो तिक्त रसात्मक हैं, साथ ही साथ ये है मतलब अनुलोमन करने वाले, जैसे विडंग है, त्रिफला है, मुस्ता है, शिग्रु, शिग्रु मतलब जो ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक के बीज। तो ये कृमिघ्न बस्तियां हो गई। ये तो कुछ फायदे वाली या महत्वपूर्ण बस्तियों का उन्होंने वर्णन कर दिया। अब मल भेदक बस्ती, अगर किसी को मल नहीं आ रहा है तो मल भेदक बस्ती तेल गोमूत्र दधि मस्तु आम्ल कांजी सरसप। इसमें अगर आप देखो तो तेल ये एक चीज जो है वो ओलिएशन मतलब स्नेहन करवाने वाला है। आम्ल कांजी जो है वो बल्क फॉर्मेशन और इरिटेशन करवाने वाला है। गोमूत्र और दधि वस्तु प्योरली इरिटेशन करवाने वाले हैं, और सरशब जो है वो अपकर्षण करवाने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने गोक्षुर, पाषाण भेद, एरंडत, तेल, सुरासव, मधुयष्टि, मागधिका, शर्करा, लवण, ये सब ये हमको एग्जाम में नहीं आने वाले, पूछने वाले नहीं है कोई। हाँ, बट हमको थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स मालूम चाहिए। अभी परसों ही मेरे एक पेशेंट का फोन आया था कि उसकी लड़की को पिछले 5 दिन से टॉयलेट नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से उसकी लड़की को टॉयलेट नहीं हुआ है। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई ये काम करो, आपके पास अगर दही है, दही और तेल इन दोनों को मिक्स कर दो और उसको दही और तेल की बस्ती दे दो। एक रबर कैथेटर ले आओ, और उम्र कितनी है, 12 साल की है, तो रबर कैथेटर ले आओ, 30 to 50 ml का सिरिंज ले आओ और 30 to 40 ml का बस्ती दे दो। तो बेचारा गया, ले आया, बस्ती दे दिया। दूसरे दिन सुबह उसका मतलब रात को बस्ती दिया उसने, दूसरे दिन सुबह उसका फोन आया कि सर हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज यही है कि आपको ये दिया, मैंने नहीं दिया, बस्ती उसने ही दिया है, मैंने सिर्फ उसको फोन पे बताया। तो बेसिक चीज ये है कि आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या प्रिंसिपल है। अगर मल का भेदन करवाना है
तो आपको कोई ऐसी चीज करवानी पड़ती है जिससे एक तो बल्क फॉर्मेशन हो जाए. हाउ इज बल्क फॉर्मेशन विल हैपन? आइदर वाटर और समथिंग विच इज मोर लिक्विड. तो आम्ल कांजी जो है दैट इज अ लिक्विड पार्टियर. उसके बाद इरिटेशन करवाने के लिए गोमूत्र और ओलिएशन करवाने के लिए तेल. ये तीनों चीज जरूरी है. इरिटेशन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर का वाटर कंटेंट भी आ जाता है, तो अलग से आम्ल कांजी देने की जरूरत नहीं होती. तो दिस इज हाउ. अब यहाँ पर भी नीचे गोक्षुर, पाषाण भेद, एरंड, इनका काढ़ा, सुरासव. सुरासव. अब गोक्षुर, पाषाण भेद, एरंड को देखेंगे तो ये जो चीजें हैं दीज आर अनुलोमक द्रव्य. सुरासव इज अ इरिटेंट. जैसे यहाँ पर सर्षप अनुलोमक था, वैसे दीज आर ऑल इरिटेंट द्रव्य एंड अनुलोमक द्रव्य. और मागधिका, मधुयष्टि, शर्करा ये सब स्निग्ध पदार्थ हैं. लवण फिर इरिटेंट चीज है. तो मल भेदन के लिए ऐसी सब चीजें जरूरी है. इरिटेंट, बल्क फॉर्मेटिव और ओलिएटिव. दिस इज द प्रिंसिपल विच यू शुड टेक फ्रॉम हियर. अब यहां से उन्होंने व्यापद चालू कर दिए. यहां से उन्होंने चालू कर दिए व्यापद. तो व्यापद में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए. तो अब उन्होंने इसके बाद व्यापद बताए. मृदु व्यक्ति में बस्ती अगर गलत दी जाए या बस्ती का मात्रा गलत दी जाए, बस्ती का गुण गलत दिया जाए, या फिर कौन से परिस्थिति में बस्ती दे जाए तो गलत हो सकती है. जैसे बहुत मृदु बस्ती दी जाए तो बस्ती वापस नहीं आती, तो बस्ती बहुत मृदु हो जाती है. तो उस समय पे तीक्ष्ण बस्ती को देना चाहिए. अगर बस्ती बहुत तीक्ष्ण हो जाए तो मधुर द्रव्य की बस्ती को देना चाहिए. अति उष्ण हो जाए तो त्रिवृत्त और द्राक्षा. द्राक्षा शीतवीर्य है और त्रिवृत्त जो है वो विरेचन करने वाला है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तीक्ष्ण बस्ती में बहुत ज्यादा मात्रा में मलोत्सर्जन हो गया, मल ज्यादा बाहर निकल गया, तो माश का यूष देना चाहिए. सुरा और मधु देना चाहिए. सुरा और मधु क्यों देना चाहिए? क्योंकि बल बढ़ाते हैं. और माश का यूज क्यों देना चाहिए? क्योंकि मल को बढ़ाता है. अगर आम गंधी मल आ रहा है तो इसका मतलब शरीर में आम है, तो आम पाचक द्रव्य देने चाहिए, जैसे मुष्टा, अतिविषा, कुष्ठ और वचा. और अगर रक्त, वात, पित्त या कफ मिश्रित मल आ रहा है, तो रक्त मिश्रित आ रहा है तो रक्त के व्याधि के अनुरूप, वात ज्यादा वाला मल आ रहा है तो वात के अनुरूप, पित्त वाला ज्यादा आ रहा है तो पित्त व्याधि के अनुरूप, और कफज वाला मल आ रहा है तो कफज व्याधि के अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए. व्यापद में उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं? उपद्रव इज कॉम्प्लिकेशंस. तो व्यापद इज इटसेल्फ अ कॉम्प्लिकेशन और समथिंग विच इज आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स. तो व्यापद में उपद्रव क्या हो सकते हैं? मतलब बुरे में बुरा क्या हो सकता है? शूल, प्रवाहिका, आदमात, परिकर्तिका, अरुचि, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, दाह और छर्दी. ये सभी जो हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. बस्ती में भी डिस्कस किए हुए हैं, इसमें से बहुत सारे वमन विरेचन में भी डिस्कस किए हुए हैं. तो ये सभी व्यापद के उपद्रव होते हैं. मतलब बुरे से बुरा. बुरा क्या होगा? व्यापद क्या है? इसमें मलोत्सर्जन ज्यादा हो जाना, यह व्यापद है. और इस व्यापद में उपद्रव और क्या क्या होगा? इस व्यापद में उपद्रव ये होगा कि ये सब लक्षण दिखाई देंगे. ओके. तो इसके बाद हम चलते हैं मलोत्सर्जन की स्थिति. मलोत्सर्जन की स्थिति में आमाधिक्य है तो आम्ल, लवण और त्रिकटु का प्रयोग करना चाहिए. मलाधिक्य है, मल ज्यादा आ रहा है तो दशमूल का प्रयोग करना चाहिए. वाताधिक्य है, वात ज्यादा आ रहा है, ये पिछले पिछले इसमें उन्होंने बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि वाताधिक्य है, रक्ताधिक्य है तो लक्षणानुरूप. तो वाताधिक्य अगर है तो मधुर, आम्ल, लवण द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए. साथ में अनुवासन बस्ती भी देना चाहिए. रक्ताधिक्य है तो रक्त की बस्ती को देने को कहा गया है. अगर रक्त निकल रहा है तो रक्त की बस्ती दे दो.
पित्ताधिक्य है तो कषाय मधुर तिक्त बस्ती का उपयोग करना चाहिए। कफाधिक्य है तो कटु तिक्त कषाय बस्ती का उपयोग होना चाहिए। मलोत्सर्जन में कौन सा आधिक्य हो तो कौन से द्रव्य का और बस्ती का उपयोग करना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। आप देख के, ये जो भी है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर दिस दशमूल। मलाधिक्य में दशमूल ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी सब आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो मलोत्सर्जन के बाद अगर एक से ज्यादा चीजों का आधिक्य है, मतलब क्या, मतलब अगर वात और रक्त का आधिक्य है तो वात और रक्त में जो भी बताया गया है वो दोनों मिला के दे दो। अगर वात और पित्त का आधिक्य है तो वात और पित्त में जो भी बताया गया है वो मिला के दे दो। तीनों दोषों का आधिक्य है तो 6 के 6 रसों का उपयोग करो। आमाधिक्य है तो आम्ल लवण कटु, और रक्ताधिक्य है तो रक्त की बस्ती दे दो। मतलब सिंपल है कि उस मृदु व्यक्ति के प्राण बचाने की जितनी कोशिश कर सकते हो करो, जितनी कोशिश कर सकते हो करो। तो अगर एक से ज्यादा चीजों का आधिक्य है तो एक से ज्यादा चीजों को मिला के बस्ती दे दो। अधिक मलोत्सर्जन में आहार, अगर मलोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है तो शरीर में लघुता आ जाती है, दौर्बल्य आ जाता है। तो ऐसे समय में आहार क्या देना चाहिए? तो आहार में उन्होंने बोला है कि देखो, उदुम्बर, जम्बू, शंख, सर्जरस, लाक्षा, ये सब जो हैं ये या तो रस रक्त को बढ़ाने वाले हैं या तो स्तंभक है, जैसे सर्जरस और लाक्षा स्तंभक है। उसके बाद कचूर, धातकी, स्तंभक दोनों। बिल्व आम पाचक है। लज्जालु स्तंभक है। शाली बलवर्धक है। मुद्ग बलवर्धक है। तो जो चीजें अधिक मलोत्सर्जन में देने को बोली है ये या तो बलवर्धक है या तो स्तंभक है। वैसे ही अगर आप नीचे देखो तो लघु पंचमूल वटादी इक्ष्वादि गण जो है ये वात को शमन करने वाला है, और तक्र, कांजी, शर्करा, मरीच, अजवायन ये अग्नि की वृद्धि करने वाली है। तो मतलब मलोत्सर्जन जब मृदु व्यक्ति में ज्यादा होता है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, आपको बल को बढ़ाना है, मल को कम करना है या स्तंभन करना है। साथ ही साथ आपको वात को भी कम करना है और अग्नि को मेंटेन रखना है। तो इस अध्याय में लेके जाने जैसा क्या है? लेके जाने जैसा ये है कि जब भी मृदु व्यक्ति में टेक अवे मैसेज, लेके जाने जैसा मतलब टेक अवे मैसेज इज दिस स्लाइड, दैट मृदु व्यक्ति में जब भी मलोत्सर्जन ज्यादा हो तो मल का उत्सर्जन होते हुए उस व्यक्ति को जिस दोष का आधिक्य है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे रक्त का अधिक्य है तो बस्ती दे दो, रक्त बस्ती दे दो। वात का अधिक्य है तो मधुर आम्ल लवण बस्ती या द्रव्यों का उपयोग करो। कफ का है तो कटुतिक्त कषाय द्रव्य या बस्ती का उपयोग करो। इसका कारण ये है कि मृदु व्यक्ति के प्राण जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जरा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो प्राण चले जा सकते हैं, और यहाँ तो कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन है, मतलब व्यापद के उपद्रव। तो मृदु व्यक्ति का प्राण रक्षण करना जरूरी है। उसका प्राण जो है वो मल में हो रहता है तो मल का स्तंभन करना जरूरी है। बल बढ़ाने वाली द्रव्य देने जरूरी है। वात शरीर में प्राण हरण का काम करने में नंबर 1 है, तो वात को कम करने वाली चीजें देनी जरूरी है। और साथ ही साथ अग्निम शांतौ अग्निम म्रियते, जैसे ही अग्नि का नाश हो जाता है, शरीर में से प्राण चला जाता है, तो अग्नि को मेंटेन रखने के लिए चीजें देनी जरूरी है। तो ये दो स्लाइड जो हैं, जो लास्ट के दो आए थे अभी, दिस इज द टेक अवे मैसेज। तो वात को शांत करने के लिए और अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे बेटर क्या है? तो सबसे बेटर है यवागु सूप। तो इनके लास्ट में उन्होंने ये जो उदंबर, जम्बू, शंख, सर्जरस, लाक्षा, कचूर, धातकी, बिल्व, ये सब जो चीजें बताई है ये इन्होंने यवागु स्वरूप में बताई है। यवागु स्वरूप मतलब गुरुएल या सूप फॉर्म, जो ज्यादा पतला नहीं होता, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, लेकिन जिसमें तड़का होता है, तो दैट इज यवागु। ठीक है।
तो यहाँ पर ये चैप्टर